हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम चर्चा करेंगे 4 अप्रैल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर कि उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु गतिविधियों के बीच उत्तर कोरिया का हथियार प्रदर्शन किया गया है। अगर ये देखा जाए कि कितनी कंट्रियों के पास हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है, तो 3 के पास, यूएसए, चाइना और रशिया। ठोस ईंधन चलित यानी कि सॉलिड फ्यूल से चलने में सक्षम है, जो परमाणु प्रणाली की क्षमताओं को विकसित करता है, हासिल कर लिया गया है उत्तर कोरिया के माध्यम से। और दोनों अगर इसमें हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि किस रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसमें होता है कि जो स्पीड है वो 5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड से। और मैक नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। और एक इसकी यूनिक कैपेबिलिटी है कि ये मैन्यूवरेबिलिटी के बेस पे है, यानी कि इसको यूटिलाइज और इसको इजिली हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो कोई प्रॉपर वो एरिया नहीं चाहिए। तो ये इसका बेनिफिट है। यू कैन ये कंटिन्यू। 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। रॉकेट लॉन्च होने के बाद 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। दोनों देशों की सरकार के बीच हुआ समझौता, तो भारत और इजराइल की सरकार के बीच G2G समझौते हुए हैं, जिसके माध्यम से जो भी कारीगर या व्यक्ति भारत से इजराइल काम करने के लिए जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा, ताकि उन्हें जो वहाँ प्रणाली है उसको निष्पक्ष प्रणाली बनाकर माध्यम से उन्हें वहां पर नौकरी दी जा सके और एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि जो मजदूरों का हित है उसको संरक्षित रखा जा सके। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो एनएसडीसी सहित अन्य निगम को ऐड किया गया है, ताकि उन लोगों को P2P, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को सुधारा जा सके और भारत और इसराइल के बीच जो कामगार या फिर जो काम करने वाले व्यक्ति है उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। इसमें इसराइल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की तरफ से स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर भारत और श्रीलंका की बात करें, तो 20,000 से अधिक नौकरी करने वाले लोग इसराइल जाते हैं। आपको ऐड करना है इसमें कुछ? हमसे हम इसमें ये बस एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज ऐसी है जिसने G2G एग्रीमेंट के तहत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रेज करने की बात की है। तो हमारे माइंड में नाम आना चाहिए इसराइल और इंडिया। ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं बस। और एनएसडीसी इससे संबंधित है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, की किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाया जाएगा इसराइल और भारत के बीच में, B2B, बिजनेस टू बिजनेस समझौते के तहत। डिजिटल डिटॉक्स, तो वर्ड को याद रखा जा सकता है कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है, कि किस तरह से आजकल हम देखते हैं कि जो डिवाइस है, जो स्मार्टफोन है या लैपटॉप हो, उनका प्रयोग हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो कुछ टाइम के लिए उनका प्रयोग सीमित रखकर किस तरह से हम अपने जीवन में जो टेंशन है या फिर जो भी हम अवसाद या जो जैसी परेशानियों की स्थिति, तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है, उनको अपने जीवन से कम कर सकते हैं और इतनी तेजी से चल रहे जीवन में को आराम से व्यतीत किया जा सकता है। तो जैन समुदाय ने अमेरिका में डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया। और यहाँ पे एक कीवर्ड है अनुव्रत, यानी कि उसका मतलब होता है अनु यानी कि स्मॉल, और व्रत माने कि कोई कमिटमेंट अगर हम कर रहे हैं वोज या फिर कमिटमेंट, तो उसके रिगार्डिंग है हम इस। तो ये जैन फिलोसफी के बेस पे है अनुव्रत, यानी कि हम कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर हटके और अपनी जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है उसको देखें, यानी कि रीडिस्कवरिंग द ब्यूटी बियॉन्ड द स्क्रीन्स। तो इसका मेन पर्पज ये है अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो। अनुव्रत के छोटे छोटे स्टेप लेकर किस तरह से अपने जीवन को अनुशासित और नियमित किया जा सकता है। हम्म। भोजन मुहैया कराने के लिए अक्षय पात्र की संयुक्त राष्ट्र में सराहना। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन है जिसे खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, जो कि सतत विकास लक्ष्य, जो एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए भारत का एक कदम है। इसमें इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, ग्लोबल नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी और द अक्षय पात्र फाउंडेशन के मुख्य अध्यक्ष मधु पंडित दास जी ने और भारतीय गैर सरकारी संगठनों की ओर से 4 अरब लोगों को अब तक भोजन उपलब्ध करवाया जा चुका है। तो उसके रिगार्डिंग था कि किस तरह से
प्रतिबद्ध है अपने लक्ष्य की ओर, की जो भूखमरी जैसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर, खुशी इंडेक्स को लेकर और जो अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है उनको समाप्त किया जा सके, उसके लिए निरंतर तत्पर है। उसके रिगार्डिंग संयुक्त राष्ट्र में सराहना की गई कि किस तरह से भोजन को बचाने के लिए और जिन व्यक्तियों को जरूरत है उन तक पहुंचाने की मुहिम चलाई गई है। और इसमें अगर मैं पूछूं कि क्या की प्रिंसिपल्स आप बोलोगे जो ये अक्षय पात्रा फाउंडेशन फॉलो कर रहा है, यानी कि किसके रिगार्डिंग है, मतलब मेन 3 की प्रिंसिपल्स अगर पूछी जाए तो क्या बोलोगे आप? ये है कि किस तरह से जो हम अनुसरण करते हैं कि किन वैल्यूज को हम ले सकते हैं, कि गरीब, अगर हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो उनके लिए क्या जरूरी है। तो जो न्यूनतम चीजें हैं जीवन की उनको पहुंचाया जा सके, तो भोजन उसकी पूर्ति करना, अपने तो लक्ष्य, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, अपने लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध रहना कि उनको पूरा करना है, और किस तरह से उनको इतने बड़े स्तर तक ले जाना कि हर किसी तक पहुंच बनाई जा सके। तीसरा आप बता दो। तो एक तरीके से ये डायरेक्शन है कि एम्पावरिंग द चिल्ड्रन, यानी कि उनको सेल्फ बिल्डिंग पे फोकस किया जा रहा है, कि जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि चेंज देखा जा रहा है, कि इससे कि एम्पावरमेंट होगा, एजुकेशन बढ़ेगी अगर हम हेल्दी रहेंगे तो। इस तरीके के प्रिंसिपल्स हम बोल सकते हैं इससे। हाँ, इसलिए मिड डे मील को जोड़ा गया है कि ताकि हेल्थ होगी तभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मिड डे मील जैसी है, पोषण 2.0 जैसे अभियान चलाए गए हैं, ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है या फिर जो स्टंटिंग जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है उनको खत्म किया जा सके। एससीओ सम्मेलन में अभिजीत डोभाल ने सीमा पर आतंकवाद पर चिंता जताते हुए षड्यंत्रकारियों से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। तो मॉस्को के क्रोकर्स सिटी में आतंकी हमला हुआ था, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद से निपटने की दोहरी मानकों की छोड़ने का आह्वान किया गया है। जब हम भारत के स्टैंड की बात करते हैं तो नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का स्टैंड भारत द्वारा देखा जाता है, चाहे वह इंडिया में है या किसी भी देश में हो। तो BRE को लेकर चिंता जताई है कि किस तरह से आतंकवाद के जो प्रयोजन है उनको वित्तीय पोषण की जाती है, कि किनको जवाबदेही ठहराई जानी चाहिए। जो लश्कर ए तैयब, लश्कर ए मोहम्मद और अल कायदा और ISIS जैसे समेत विभिन्न आतंकवादी समूहों को मुद्दा बनाया गया। इसके लिए जब हम देखते हैं कि किस तरह से ED और NIA का गठन किया गया था, ताकि जो वित्तीय पोषण किया जाता है उनको रोका जा सके और जो इनकी गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जो हथियार तस्करी की जाती है या नशीले पदार्थ को ड्रोन के माध्यम से किस तरह से प्रौद्योगिकी का गलत उपयोग किया जा रहा है उनको रोका जा सके, उन सभी मुद्दों को उठाया गया है। आप ऐड करोगे इसमें? अगर मैं पूछूं कि एससीओ में टोटल कितनी कंट्रीज होगी, एनी आइडिया? 8। लेकिन रिसेंटली जो 9th मेंबर अभी बना है वो ईरान बना है, तो ये हम याद रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, SCO का हेडक्वार्टर संघाई चीन में, हम्म और इंडिया इसका पार्ट 2017 में बना था। बना है, हाँ। लेकिन वो अभी एसोसिएट मेंबर है, कंप्लीटली फुल मेंबरशिप उसके पास नहीं है। ताइवान में तीव्र भूकंप से 9 लोगों की मौत और 934 लोग घायल हुए। तो ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग है, जिन्होंने बताया कि तीव्र भूकंप ताइवान के वहां देखने के लिए मिले हैं। तो ताइवान के, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो ताइवान के साथ मिलकर गुजरात के धुलेरा और असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर्स की यूनिट स्थापित की गई है, जो कि टाटा ग्रुप के माध्यम से की गई है, जहां भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो चाइना के साउथ में ताइवान देखने के लिए मिलता है। आप एक्सप्लेन करो इसको आचल। इसमें रीजन ये था कि वाई अर्थक्वेक इन ताइवान, यानी कि तो पर्पस क्या है, जो ताइवान का जो लोकेशन है वो
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आते हैं। तो इसका पर्पस, मतलब इसका रीजन क्या होता है? रीजन बोलेंगे तो हम सबडक्शन जोन की वजह से, यानी कि दो प्लेट एक तरीके से एक दूसरे के अंदर मेंटल में सबडक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेंचेस यहाँ पे है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कार्मडे ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच। तो जिसकी वजह से जो प्लेट्स है वो आपस में टकराती है और वो सबडक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनिक जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो 90% ऑफ द अर्थक्वेक इस वाले जोन में होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। यू कैन मूव। चुनाव के दौरान लू से निपटने के लिए प्रभावी कदम। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना और दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए आदेश दिए कि सभी को अलर्ट प्रदान किया जाए, ताकि एक जागरूक अभियान बनाया जा सके जो इनसे निपटने में मदद करे। अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ 40 से 42 डिग्री सेल्सियस में जो हवाएं चलती हैं उनको लू या फिर जो हीट वेव कहा जाता है। वहीं जब हम हिमालय रीजन की बात करते हैं तो वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट वेव, लू जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसमें जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तैयार किए गए हैं जो आम जनता को ये बताएंगे कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह की जानकारी उन्हें साझा की जानी चाहिए, ताकि उनमें इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, तो लू के कारण होने वाली समस्याओं से उन्हें बचाया जा सके। और अगर किस इससे पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इससे, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इससे डील करता है, ये हम बोल सकते हैं। जो ये डेफिनेशन आपने बताई ये भी उसके रिगार्डिंग ही है। ओके। तो निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए कानूनी व्यवस्था सुरक्षा स्थिति करने की समीक्षा की। तो 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें पहला चरण 19 से 20 अप्रैल को आरंभ होगा। इसे शांतिपूर्ण और मुक्त रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए निर्वाचन आयोग का कार्य है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में आता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता की जाएगी। इसमें निर्वाचन आयोग विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को इलेक्शन के समय में अपने अंदर कार्य प्रणाली में स्थापित करता है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक द्विमासिक समिति है। इसमें 6 मेंबर होते हैं। एक जो कि अध्यक्ष होता है, जो कि शक्तिकांत दास जी हैं। उनके अलावा 5 अन्य मेंबर होते हैं। यहाँ जब हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। किस तरह से उनका प्रभाव जो खुरदरी मुद्रा स्फीति यानी कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है और जो कोर इन्फ्लेशन है, उनको कंट्रोल में किया जा सके, उसके लिए हर 2 महीने में समीक्षा की जाती है, जिसका जो कि मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से की जाती है। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन प्रदान करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो जब बैंक बैंकों से आरबीआई लोन लेता है तो जो दरें जब सुनिश्चित की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के बढ़ने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उनको नुकसान होता है, क्योंकि उसमें रुपए की कीमत में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो रुपए की वैल्यू है वो कम होती है। तो इस स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यह देखना मौद्रिक नीति समिति का कार्य है, जो कि रेपो रेट के माध्यम से इनको लगातार नियंत्रित करती है। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो 6.5% से बरकरार रखा गया है 2023 से लेकर अब तक। आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई जाती है कि किस तरह से अन्य देश जो है विश्व के, वो किस तरह की नीति अपना रहे हैं। क्योंकि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो उनके सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों के फर्क रुपये के ऊपर पड़ता है, जिसके लिए आरबीआई को करेंसी फ्लो करनी पड़ती है कि मार्केट में से डॉलर की क्वांटिटी बढ़ानी है रुपए की, ताकि रुपए का जो एक संतुलन है वो बनाए रखा जा सके।
तो इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन, जैसे कि पीटी में ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस कमीशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यस। तो किसकी चेयरमैनशिप में होता है ये? वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही उनके मुख्य अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी चेयरमैनशिप में। यस। जो अभी नेक्स्ट सत्ता। इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि आपने बता दिया कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए थे कि रिवर्स रेपो रेट को अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव बोला जाए, तो इसमें था कि इंजेक्ट द लिक्विडिटी और एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। तो आप इन दोनों में से कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑब्जर्व। इंजेक्ट और एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी? ऑब्जर्व करता है। एब्जॉर्ब। हाँ हाँ। जी। ठीक। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता, तो देखा जाता है कि किस तरह से 3.5 लाख से श्रद्धालु एक महीने के अंदर उन्होंने दर्शन किया। तो यहाँ सॉफ्ट पावर और कल्चरल माध्यम से किस तरह से दो देशों के बीच में टाई अप बढ़ाया जा रहा है, उसकी बात की जा सकती है। कि जब हम देखते हैं कि अब यूएई के साथ किस तरह से संबंध सुधारे जा रहे हैं, कि मंदिर के माध्यम से, उसके अलावा जो हज यात्रा होती है उसका 60,000 से बढ़ाकर 1.5 या 1.2 लाख व्यक्तियों को अनुमति दी गई है कि वो दर्शन करके आ सकते हैं। तो कल्चरल टाइज को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है। अगर हम मंदिर की बात करें तो नागर शैली में बनाया गया है मंदिर का निर्माण। आप ऐड कर सकते हो इसमें। अच्छा। जैसे कि आपने बताया कि सॉफ्ट पावर का यूज करके, यानी कि सॉफ्ट पावर नैरेटिव ऑफ इंडिया एज वेल एज यूएई, हम दोनों का बोलेंगे, सिर्फ एक का नहीं बोलेंगे। इसमें एक तो ये की हाईलाइट है, और हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि जो 4 मिलियन है पीपल है इंडिया की, वो वहां पे रिसाइड करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना जरूरी है इस टाइप की कल्चरल टाइज के माध्यम से अपना वो बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक कंट्री, यूएई ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। और उसके अलावा जो यूपीआई है उसको अपनाने वाली कंट्री बनी है ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑयल का आयात किया जाता है यूएई से। और अगर मैं बोलूँ कि कौन सी ऐसी कंट्री है, तो यही वो कंट्री है, फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री टू साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2022। अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। उपेक्षा की शिकार बुजुर्ग आबादी, तो नीति आयोग की ने भारत के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और प्रतिमान परिकल्पना करने के लिए शीर्ष रिपोर्ट प्रकट की है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि 2050 तक भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। तो किस तरह से बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए और उनकी जो स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अ, कि उनकी स्थिति में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 38% बुजुर्ग पूरी तरह से संतानों पर निर्भर है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, और जिसमें से 34% अपनी पेंशन के ऊपर निर्भर करते हैं। वो भी जब हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में देखते हैं तो उनके पास जो पेंशन की राशि आती है वो भी उनसे छीन ली जाती है। और उनके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि मानसिक और प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ती है। तो उन चीजों को किस तरह से कम किया जा सकता है, तो केयर इकोनॉमिक का जो स्टार्टअप्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि किस तरह से हम उन्हें केयर इकोनॉमी के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जीडीपी में खर्चे की बात करते हैं तो 0.737% हिस्सा उनके ऊपर खर्च किया जाता है, जिसके अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। उनके माध्यम से उन्हें प्रति मास 600 से लेकर 1200 रुपए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें देखने होगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या बुजुर्गों में अधिक देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण उनका 53% जो बचत है वो स्वास्थ्य के अंदर चली जाती है। इसके अलावा हम इसमें आयुष्मान भारत के अंदर स्कीम देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्गों को जोड़ा गया है, जहाँ आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। उसके लिए आयुष्मान मंदिर बनाए गए हैं। जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जा सकता है कि डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब करे ताकि जो उनका खर्चा है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि कई राज्यों में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और उनके
मृत सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को किस तरह से कम किया जाए, उसके रिगार्डिंग जागरूकता और इस तरह से होने वाली समस्याओं को कम करने की आवश्यकता है। जब हम भारतीय रेल की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो रेल के किराए में जो रियायत दी जाती थी उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बुजुर्गों के साथ होने वाली घटना है वो बढ़ गई है। हमने देखा था कि किस तरह से एयरलाइन में बुजुर्ग को व्हील चेयर ना मिलने की वजह से उन्हें पैदल आना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनको कम किया जा सके। जो आत्महत्या की समस्याएं हैं वो लगातार बुजुर्गों में बढ़ रही हैं, उनको किस तरह से कम किया जा सके। क्योंकि जब हम 2050 तक का समय देखते हैं तो वहां पर बुजुर्गों और बच्चों की जो संख्या है वो बराबर हो जाएंगी। और जब हम 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो वहां अनिवार्य है कि वृद्ध अवस्था में उनकी केयर की जा सके और इस तरह का माहौल उन्हें प्रदान किया जा सके, वह देश की उन्नति में भागीदार बने। क्योंकि वर्ष 2023 में बुजुर्ग सेवा क्षेत्र के नाम पर जब रोजगार स्थापन की बात आती है तो 210 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे वृद्धों के लिए किया गया था। जो अकेलापन है, उनके जो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, या फिर जो घर की तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको उद्यम के साथ जोड़ा जा सके। तो जब हम वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो उनके साथ उनको कनेक्ट किया जा सके। आप ऐड करोगे इसमें कुछ? नो, यू कैन मूव नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट वीपैट मामले में इस महीने सुनवाई करेगी। तो जब हम वीवीपैट की बात करते हैं, वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल को जोड़ा गया था ईवीएम के साथ 2019 में। तो किस तरह से उनके जब हम वोट डालते हैं तो ईवीएम वोटिंग के साथ साथ वीवीपैट में जो स्लिप होती है उनको भी काउंट किया जाए, इसकी मांग उठ रही है। क्योंकि पहले था कि सिर्फ एक ईवीएम की और जो साथ कनेक्ट वीपैट है उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन उसको परिवर्तित कर सुप्रीम कोर्ट ने 5 ईवीएम मशीन के साथ सत्यापन करने का नियम बनाया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 50 से 80% या फिर 100% सभी वीवीपैट का जो काउंटिंग है वो की जाए। क्योंकि 24 लाख वीवीपैट खरीदे गए थे, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए के खर्च किया गया था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 20,000 वीवीपैट की पर्चियां ही गिनी जाती है। तो नियमित और फेयर इलेक्शन के लिए अनिवार्य है कि सभी की जो वोटिंग है उनको काउंट किया जा सके, ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। यस, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी प्रमोट हो सके। बिकॉज सिर्फ इलेक्शन हमारा पर्पस नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो भी चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए वो जरूरी है। उसी के लिए जब हम देखते हैं कि किस तरह से पहले जो पर्चियों के माध्यम से वोट डाली जाती थी, उसके बाद ईवीएम को लाया गया। क्योंकि ईवीएम एक सिंगल यूज मशीन थी उस टाइम पर, सिर्फ जैसे कैलकुलेटर काम करता है उसके माध्यम से ये देखा जाता था कि वोट डल रही है। 2019 में उसके साथ 2 अलग मशीनों को जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीपैट वीपैट के साथ उनकी अन्य प्रणाली को जोड़ा जाता है, ताकि नियमित रूप से यह देखा जा सके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। और सिर्फ ईवीएम में बटन दबाने को वोटिंग नहीं कहा जा सकता। यह परिभाषा 2019 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दी गई थी। विदेश में किस तरह से यूपीआई को अपनाया जा सकता है, तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम देशों की बात करते हैं तो श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, ओमान, नेपाल, फ्रांस, यूएई में इसको लागू कर दिया जाए। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके अंदर भी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के माध्यम से इनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई को सक्षम बनाया जा सके। वह सम, देश के बीच में समझौते किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रांजैक्शन है उसको इजी किया जा सके और एक ग्लोबल लेवल पर सिस्टम बनाया जा सके ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर जो एशिया का साउथ ईस्ट एरिया है उसके साथ जोड़ा जा सके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग और अन्य जो भी ट्रांजैक्शन है उनको किया जा सके, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, इसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये
ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसी एक्ट के अंदर आती है? ऑटोनोमस। नहीं, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है। थैंक यू। नकली दवाइयों से जीवन रक्षा पर बढ़ेगा खतरे। तो हाल ही में देखने के लिए मिला था कि किस तरह से कैंसर की नकली दवाइयों का एक रैकेट पकड़ा गया है, जिसके में देखा गया था कि नकली दवाइयों को मिलाकर कैंसर की दवाइयां तैयार की जा रही थी, जिनकी कीमत 2 से 4 लाख रुपए के मध्य थी। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक दवा है, जिसमें वातहारी और चंदनवाती जैसी एलोपैथी दवाइयों में डाई क्लोरोफिन और एक्सी क्लोरोफिन को मिलाकर एक अवैध फार्मूला तैयार किया जा रहा था, जिसे लोगों में दिया जाता है। यह फॉर्मूला आयुर्वेदिक में प्रयोग किया जाता है, जो कि तुरंत दर्द के इलाज में तो कारगर है, लेकिन जब हम लंबे समय में देखते हैं तो उसकी समस्याएं हमें लीवर, किडनी जैसी को अत्यधिक प्रभावित करती है, और उस पर हमें बहुत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम कफ सिरप की बात करते हैं, तो जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं एशिया, अफ्रीका कंट्रीज है, वहां भी उसे लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की डेथ हो गई। तो उन इन सभी समस्याओं को किस तरह से कम किया जा सके। इसके अलावा जब हम भ्रामक विज्ञापनों की बात करते हैं, तो पतंजलि को जो दावे किए गए थे 100% उनकी दवाइयों के माध्यम से रोग को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह के जो जीवन रक्षा को खतरे को बढ़ाते हैं, उन प्रणालियों को कम किस तरह से किया जा सके, उसके लिए औषधि नियंत्रक के कार्य को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो भी दवाइयां भारत में बन रही है उनको कंट्रोल किया जाए, उनको ये देखा जा सके कि वह नियमित रूप से सही है या नहीं। उनके ऊपर क्यूआर कोड का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका निर्माण किसके माध्यम से किया गया है, किस कंट्री के माध्यम से किस समय के अंदर किया गया है, कि वो एक्सपायर तो नहीं है, या फिर उनका एक नकली दवाइयों के रूप में प्रयोग ना किया जा सके। उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, जो कि एलोपैथी हो या फैक्ट्री हो या जितने भी जो निर्माता है, उनके ऊपर कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके लाइसेंस को रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह की जो स्टेप है वो लिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उनके ऊपर जेनरिक मेडिसिन के लिए प्रमोट किया जा सकता है, कि वो उनको अधिक प्रमोट करे, ताकि जो मेडिसिन से पड़ने वाला खर्च है उसको कम किया जा सके, और उनके ऊपर जो विश्वास है वो उसको अधिक बढ़ाया जा सके। आप ऐड कर सकते हो इसमें और अगर concept। हम इसमें कॉमन पेशेंट्स या फिर अगर इंडिविजुअल की उससे देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको भी जब दवाइयाँ खरीद रहे हैं तो फिर वो स्पेलिंग पे उसको ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि हम उसकी स्पेलिंग को चेक करें कि वो बिल्कुल मैच कर रही है या फिर, तो इस तरीके की चीजें रुक सकती है। तो इस तरीके से बायर्स को अलर्ट हो जाएगा अपने आप में। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन, इसका फेक सिस्टम का ये भी है कि जो हम कम, मतलब लेस कॉस्ट पे हम लोग मेडिसिन खरीद लेते हैं, यानी कि लूज टैबलेट्स भी हम खरीद लेते हैं। तो हम उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें पूरी डेट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फुल यूज करना चाहिए इसके अंदर। हाँ, और जो ऑनलाइन मेडिसिन मिलती है उनको भी नियंत्रित किया जाए, ताकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को दवाई ना मिल सके। उसके अलावा उनके साथ होने वाली जो छेड़छाड़ है, उनके माध्यम से जो मिलने वाली फेक दवाइयां हैं, जिनकी वजह से एचसी मेडिसिन तक पहुंच बहुत इजी हो जाती है, उसको भी नियंत्रित किया जा सके, ताकि जीवन पर जो खतरा है उसको कम किया जा सके। महान उपलब्धियां कभी भी सरलता से नहीं मिलती, और सरलता से मिली उपलब्धि महान नहीं होती। बाल गंगाधर तिलक जी। आप क्या ऐड करोगे आचल इसमें? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रगल भी एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू तभी समझ में आती है जब हमने उसको स्ट्रगल से अचीव करा हो। क्योंकि इजिली अगर हम कोई चीज हमें मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू उतनी नहीं रखते हैं। तो मैं इसमें ये बोलूंगी। प्रकृति एक पुस्तक के समान है, जिसमें से हम एक पाठ याद करना है, और जब वह पाठ हम याद हो जाता है तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। पर ऐसा समझने की बजाय हमें प्रकृति को अपना एक तत्व मान बैठते हैं।
आप तो क्या? इसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना ये लोग, हाँ। कि हमें पता सबको है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कैसे कर रहा है वो डिपेंड करता है। क्योंकि हम अपने है ना क्रेविंग्स के लिए, फिर अपनी चीजों को, अपनी अहमियत उसके लिए पूरा करने के लिए हम प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पता होते हुए भी। हम सिर्फ एक ये पार्ट नहीं सीख पाते जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, ये हम बोल सकते हैं। आप ऐड कर दो। एक तब की बात कर सकते हैं कि पूरा अधिकार ये मान लेते हैं कि हमारा ही है, और जिस तरह से हम प्रयोग करना चाहे उस तरह से करेंगे। लेकिन उसमें यह जानना जरूरी है कि प्रकृति पर, एनवायरनमेंट पर सभी का बराबर अधिकार है। अत्यधिक शोषण सभी के लिए हानिकारक है। अपनी विस्तारवाद नीति से हड़पना चाहता है पड़ोसी देशों की जमीन। तो चीन के विषय में है कि किस तरह से पिछले कुछ समय में चीन के जो आप उन्होंने कार्य किए हैं उनके रिगार्डिंग, अरुणाचल प्रदेश का जो नक्शा अब तक चीन 4 बार जारी कर चुका है। तो रिसेंट नक्शे में जारी किए हैं जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का नाम जोंग नान नोन कहा है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। वह अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है, जिसे भारत एजेंसी ने पूरी तरह से नकारा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अखंड हिस्सा है और वह उसी का हिस्सा रहेगा। उसके अलावा जब हम भारत और चीन की बीच की सीमा की बात करते हैं तो मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है, लेकिन जो चाइना है वह उसे भी मानने से इनकार करता है। 1914 में मैकमोहन लाइन तय की गई थी। जब हम चीन की सीमा की बात करते हैं तो चीन की सीमा 22,800 किलोमीटर लंबी है, जो कि अन्य देशों से लगती है, जिसमें भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, रशिया, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तरी कोरिया, तंजानिया और वियतनाम जैसे देश शामिल है। और जब हम कुछ हिस्से में चाइना पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लगी हुई मानता है, जो कि अक्साई चीन का हिस्सा है, जो कि अविभाजित जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर कर चाइना को दे दिया था। तो इस तरह से वहाँ हम सी पैक के साथ होने वाली समस्याएं भी देखने के लिए मिलती है। तो लाओस पर भी चाइना समय समय पर अपना हक जमाता है और कहता है कि प्राचीन युआन साम्राज्य का अ, हिस्सा है, जो कि चाइना का पार्ट है। इसके अलावा भूटान के साथ चाइना ने 3 स्टेप रोड मैप पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद को सुलझाने की बात की थी। इसके अलावा भारत के साथ जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर के जो खिलाड़ी है उनको वीजा प्रदान ना करना जैसी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। कि चीन दावा करता है कि जब वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है तो उन्हें चाइना के अंदर आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की नीति हमें चाइना के द्वारा अपनाती हुई देखने के लिए मिलती है, जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत और अक्साई चीन को 5 पाम फिंगर्स की संज्ञा देते हुए उसे चाइना के अंदर मिलाने की बात करते हैं। आप ऐड कर सकते हैं इसमें। नो, वी कैन मूव ऑन। अंतरिक्ष मिशन हेतु खतरा है उपग्रही कचरा। तो किस तरह से जो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वह लंबे समय तक वापस नहीं आते, जिसके बाद यह सिर्फ उपग्रह के लिए नहीं बल्कि सौरमंडल और जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं उसके लिए भी खतरा है। क्योंकि जब हम रिसेंट की बात करें तो 2011 में 1995 में लॉन्च की गई मिसाइल ERS-2 उपग्रह को 2011 में जो अपना कार्य खत्म कर चुकी थी वह अब 2024 में भारत अर्थ के अंदर एंटर करी है, जिसका मलबा जो ओशन है, जो सागर है, उसके अंदर गिरा है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर अत्यधिक सैटेलाइट अपना कार्य खत्म करने के बाद अंतरिक्ष में इसी तरह से फ्रीली मूव करती रहेंगी तो वो आपस में टकराएंगी, जिसके कारण उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अनगिनत संख्याओं में अंतरिक्ष में फैल जाएंगे, जो अन्य सैटेलाइट के साथ टकराकर एक चैन रिएक्शन आरंभ कर सकते हैं, जिसे सैटेलाइट किलिंग हो सकती है। कि जो ना सिर्फ व्यर्थ बल्कि जो अन्य सैटेलाइट है जो जीपीएस के लिए या फिर जो मौसम विभाग से संबंधित या फिर जो अन्य गतिविधियां हैं उनको भी प्रभावित करेंगी और उनसे टकराएंगी। इसके अलावा जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जो पृथ्वी का घनत्व है, जो पृथ्वी की अंतिम प्रारंभिक लेयर है जो कि ठंडी होनी चाहिए और जो उसके बाद की लेयर है जो कि गर्म होती है,
उनमें परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से उसके घनत्व में परिवर्तन आएगा, जो कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसकी खींचने की क्षमताएं हैं, कि पृथ्वी के आसपास जो चीजें होती है वह उसे अपने अंदर पुल करती है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट इतने समय से अंतरिक्ष में मूव कर रही थी, वो पृथ्वी के अंदर एंटर करती है और समुद्र इलाके में गिर जाती है और वहां प्रवेश कर जाती है। तो जो वो उसकी घनत्व क्षमता है उसको कम कर देगी, जिसकी वजह से अत्यधिक सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में मूव करेंगी, जिससे पृथ्वी के जो तापमान है उसमें परिवर्तन आएगा। जो स्थल ठंडा होना चाहिए वह गर्म रहेगा, लेकिन जो गर्म है वो ठंडा रहना चाहिए रहेगा। तो इस परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग पर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ेगा और वायु गैसों का जो घनत्व है उसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जो उपग्रह, जो सैटेलाइट अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं, वह कक्ष के अंदर प्रवेश करे, और जो वायुमंडलीय घनत्व और प्लानिंग में जो त्रुटियां हो रही हैं उनको कम किया जा सके। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के निचले कक्ष की बात करें तो 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले 30,000 से अधिक मलबे के टुकड़े और 1 सेंटीमीटर से बड़े 10 लाख टुकड़े हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो अगर आपस में टकराना आरंभ हो गए तो जो चैन रिएक्शन प्रारंभ होगी उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सालाना बात करें तो 200 से 400 वस्तुएं प्रतिवर्ष पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है, जिसमें वह ऐसे उपग्रह शामिल होते हैं जो पिछले 40 सालों से या उससे भी अधिक समय से निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन वह अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। धीरे धीरे समय के साथ उनके टुकड़े वायुमंडल में बिखरते जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर वह अन्य सैटेलाइट्स के साथ अपनाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अन्य जो स्थितियां वो, हाँ, उनको नुकसान होगा। उसके अलावा अगर हम मौसम संबंधित विभाग से रिलेटेड जो जितने भी साइक्लोन है या फिर जो अन्य स्थिति उत्पन्न होती है उनके बारे में पता लगाने में असंभव होगा, तो जो जान का खतरा है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब इतनी सारी सैटेलाइट ऑलरेडी मौजूद होगी तो जो नई सैटेलाइट है उसे लॉन्च करने में भी समस्या उत्पन्न होगी, कि कचरे के टुकड़े की वजह से जो भी समस्याएं हैं उनकी वजह से उनको खत्म रोका किस तरह से जाए। क्योंकि इसमें नट बोल्ट भी शामिल होंगे जो स्पेस वॉक के दौरान गुम हो सकते हैं और अन्य सैटेलाइट्स के साथ टकरा सकते हैं। तो इस तरह से होने वाली समस्याओं को रोकना अनिवार्य है। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया गया। तो दक्षिण कोरिया के बसून नगर में तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर 2025 तक बनाया जाएगा। इसमें यह है कि 7 मानव निर्मित द्वीप शामिल किए गए हैं, जो कि समुद्र जल स्तर के ऊपर उठ जाएंगे जब हम बाढ़ जैसी स्थिति या फिर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इन शहरों में बाढ़ रोधी शहर के तरह से निर्मित किया जा गया है, जहाँ पर 12,000 लोग रह सकते हैं। इसको आत्मनिर्भर बनाया गया है, जो अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा, पानी और भोजन का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि इसके लिए भूमि को अधिग्रहण नहीं किया गया है। तो सह अस्तित्व की भावना, कि किस तरह से व्यक्ति, प्रकृति और प्रौद्योगिकी एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि हम देखते हैं कि निरंतर जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो समुद्र किनारे बसे शहर और देश है उनके लिए जो खतरा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जा सके। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर लंबी सेना सीमा जो है वो तटवर्ती है। तो उसके लिए भी वैश्विक समुद्र स्तर का जो विनाशकारी प्रभाव है उस वो हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम शहरों की बात करें तो कई बड़े शहर जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, जिसमें संघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, लंदन, केप हॉग, न्यूयॉर्क जैसे शहर शामिल है, जो निरंतर पर्यावरण खतरे का सामना कर रहे हैं। डीएलसी टेस्ट की बात कर सकते हैं। जो डीएलसी टेस्ट है वो डिफ्रैक्शन है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल को काउंट किया जाता है और ये देखा जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना कमजोर है, या फिर उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल की संख्याएं हैं वो अत्यधिक बड़ी या घटी तो नहीं है। क्योंकि इसके साथ होने वाले जो डिसऑर्डर्स है, जिसमें एनीमिया हो गया, इम्यूनो डिसऑर्डर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया जैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही, जिसके कारण कैंसर जैसी संभावना उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जरूरी है सीबीसी के साथ डीएलसी टेस्ट कराया जाए।